हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस राजस्थान वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज आपके सामने कुछ स्पेशल, कुछ बढ़िया और कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन के लिए मैं लेके आया हूं। राजस्थान एक ऐसा कह सकते हैं कि राज्य जहां पे वैकेंसीज की बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, लगातार क्रम में वैकेंसीज आती जा रही हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें, भी कुछ दिन पहले हमने जेल प्रहरी का एग्जाम दिया था और अब देखें यहाँ पे तो यहाँ पे राजस्थान कांस्टेबल जो है उस एग्जाम की प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीजें चलना शुरू हो गई हैं। राजस्थान के फॉर्म भरे जा रहे हैं। हालांकि डेट एक्सटेंड होने के बाद से थोड़ा लोगों में और उत्साह बना पड़ा है कि लग रहा है इस बार अगर किसी कारण से हमारा नहीं हमने फॉर्म भर पाया था तो एटलीस्ट हम फॉर्म भर देंगे। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो फॉर्म भर दिया है, सब कुछ ठीक है, मामला फिट है, तो अब प्रिपरेशन कैसे करी जाए, क्या वो स्ट्रैटेजी हो जिससे हम नौकरी पा जाएं। तो आज मैं आपके सामने कंप्लीट स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूं, एक ऐसा मंत्र, एक ऐसी रणनीति जो मैंने भी मेरे जमाने में इस्तेमाल करी थी सिलेक्शन लेने के लिए। तो आज वो सारा का सारा मंत्र, वो सारी की सारी रणनीति मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने लास्ट तक देखा है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बताऊंगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, आप सिलेक्शन तय मानिए कि लेके आ रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो अपने दिमाग में थॉट बना लेना कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। अपने दिमाग में ये चीज मत आने देना कि सर मेरा सिलेक्शन होगा क्या। ये कभी भी अपने आप से क्वेश्चन मार्क मत करना, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना मत, क्योंकि आप ही हो जो सिलेक्शन ले सकते हो। इतनी बड़ी वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट कहा जाए कि 10,000 के आसपास वैकेंसीज हैं और इतनी बड़ी वैकेंसीज में आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए आप जाहिर सी बात है जान लगा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक बार अगर ये सरकारी जॉब ले लेते हो तो कहते हैं ना कि सरकारी जॉब मिलने से आपको 3 पुश्तें तर जाती हैं। एक आपके पिताजी के जमाने की जो पुश्त है, पिताजी वाली जो पुश्त है वो तर जाएगी आपसे। आपकी अपनी खुद की जो आपकी जनरेशन होगी वो बिल्कुल तर जाएगी, आपकी वाली कहानी। और आपके बाद की जो जनरेशन है उसका भी बहुत भला हो जाएगा। तो कहते हैं ना, सरकारी नौकरी पाना आज के ज़माने में बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिल सकता है। अगर चाहो तो सब कुछ आसान है। वो बड़ी अच्छी सी बात याद आती है मुझे कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो अगर आपने जी जान लगा के मान लिया है कि आपका सिलेक्शन होगा तो होगा ही होगा, तो पहली चीज अपनी इस प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में सबसे पहले रख लेना कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। जहां पे भी आप पढ़ते हो, शांतनु सर की एक ये ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिएगा। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कैसे भी लोग आपके साथ हों, कितना भी नेगेटिव लोग आपके पास हों, कितना भी ऊट पटांग की बातें करें, आपके दिमाग में कुछ नहीं है बेटा। आप सिर्फ हमेशा ध्यान रखना, आप अपने जहां भी पढ़ते हो, आई कैन एंड आई विल, ये याद रखिएगा। आप वहां पे चिपका दीजिएगा जहां भी आपका स्टडी टेबल है। मैं कर सकती हूं, मैं करूंगी, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। ये एक ऐसा मंत्र, स्लोगन है जो आपके अंदर बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। और फिर भी अगर पढ़ाई करने का मन ना लगे तो एक बार अपने माँ बाप को देख लीजिएगा, अपने मम्मी पापा को देख लीजिएगा। एक बार उनको आप देख लेंगे, उनका जो स्ट्रगल है आप देख लेंगे ना, उनकी मेहनत आप देख लेंगे, तो आपका वैसे ही पढ़ने का मन कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितनी तपस्या, जितनी मेहनत आपके लिए करी है, अब आपको उसका फल देना है उनको। अगर आप यहां पे भी लापरवाही कर गए तो सच में आप अपना तो अपना, उनकी भी तपस्याओं को क्या करोगे, पूरी तरीके से बर्बाद करोगे। तो पूरे मोटिवेशन के साथ और बहुत बड़े कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आपको जिंदगी में कभी महसूस हो ऐसा कि आपको मोटिवेशन चाहिए, सिर्फ अपने माँ बाप को देख लेना। उनसे बड़ा मोटिवेशन धरती पे कोई है ही नहीं बेटा। कितना भी हम आपको चीख चीख के बोलें, कितना भी कोई और आपको मोटिवेशन दे दे, कोई आप रील्स देख लो, सब बेकार। अपने माँ बाप को ध्यान से देख लेना और उनकी स्ट्रगल को समझ लेना, उससे बेस्ट मोटिवेशन नहीं मिलेगा। आइए जरा कांस्टेबल तैयारियों में आपकी जो स्ट्रेटेजी रहने वाली है, जो आपकी मेहनत रहने वाली है, वो मेरे हिसाब से अगर आपने फॉलो की तो बहुत मजा आएगा। तो कैसी होगी स्ट्रेटेजी, आइए जरा हम सीखते हैं। यहां पर है आपको इस कहानी में क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट, मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। आपको मैं सबसे पहले डिस्कशन और टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या तरीका होता है आपकी स्ट्रेटेजी में जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आपको टॉपिक वाइज वेटेज ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हर सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि टोटल 150 नंबर का पेपर होने वाला है और इस 150 नंबर के पेपर में मैं किस तरीके से अपने आप को तैयार करूंगा। तो उसके लिए प्रॉपर टॉपिक वाइज आप किस तरीके से वेटेज निकालेंगे वो सब सिखाऊंगा मैं आपको। स्ट्रेटेजी सही में क्या रखने वाली है, आपकी रणनीति क्या होने वाली है, रणनीति पे बात करेंगे और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हम किस प्रकार पाएंगे उस पे हम यहां बात करेंगे। तो ये कहानी हमारी पूरी है, पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन लेंगे, ये मेरी गारंटी है।
आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जनरल डिस्कशन एंड टिप्स। जनरल डिस्कशन का मतलब मेरा ये मानना होता है कि आप जिस भी परीक्षा के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आपका एक कांस्टेबल हो, चाहे आपका एसआई हो, चाहे आप कोई और दूसरे एग्जाम के लिए जा रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको उस परीक्षा के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि वो परीक्षा है क्या, उस परीक्षा में कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, क्या उसमें कोई फिजिकल होता है या नहीं होता है, कुछ भी आप उस एग्जाम के बारे में छोड़ेंगे नहीं। तो आप उस एग्जाम के बारे में, और आजकल किसी से पूछना थोड़ी है यार, आजकल हमारे पास गूगल से बेस्ट कोई किताब है ही नहीं। आप गूगल पे डालिए, हर एक डिटेल आपको दे देगी। आपको हिंदी में चाहिए हिंदी में दे देगी, इंग्लिश में आपको चाहिए आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप सभी के लिए है कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। ये मेरी सबसे बड़ी टिप है आपको आगे ले जाने के लिए, ठीक है। अब अगर ध्यान रखिएगा, आपको सब कुछ पता चल गया है कि भाई सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, कितने नंबर का आएगा, एग्जाम कब होगा, क्या माइनस मार्किंग है, सब कुछ पता है। अब उसके बाद आप कहां पे शुरुआत करेंगे, आप एक टाइम टेबल बनाएंगे। अब जब बात टाइम टेबल की आएगी, मेक अ टाइम टेबल, आप जब टाइम टेबल की बात करेंगे, उस टाइम टेबल को बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कहते हैं ना कि सिलेक्शन के लिए बेटा कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा क्या होती है, चाबी होती है। आप एक दीवार पे कस के हथौड़ा मार दो, ऐसे दीवार पे कितना भी कस के हथौड़ा मारोगे, जरूरी नहीं है कि वो दीवार गिर जाए। लेकिन आप उस दीवार पे हथौड़ा मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, तो एक समय आएगा कि वो दीवार गिर जाएगी। तो कंसिस्टेंट, आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप कितना भी पढ़ लो सिलेक्शन नहीं होगा। कोई आपसे अगर ये कह दे कि 10 घंटे पढ़ो और सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा। आप 2 घंटे कंसिस्टेंटली रोज पढ़ो, आप सिलेक्शन ले लोगे। समझ में आई बात। कंसिस्टेंट मतलब लगातार मेहनत से करते रहो। आपने एक टाइम टेबल फॉलो बना लिया, तो उस टाइम टेबल को फॉलो करो। अच्छा, कंसिस्टेंट आप टाइम टेबल में रहोगे। कई बच्चे कहेंगे सर ये टाइम टेबल बड़ा ओल्ड फैशन है। अब कौन टाइम टेबल बनाता है? सर आज भी टाइम टेबल बनते हैं, और मैं आज भी टाइम टेबल बनाता हूं। और ये टाइम टेबल कैसा होगा? वो टाइम टेबल नहीं कि आपने एक टाइम टेबल बना लिया और उसी को 4 महीने फॉलो कर रहे हो, या उसी को एक हफ्ते फॉलो कर रहे हो। नहीं, आप रोज सुबह उठिए और डेली टाइम टेबल बनाइए। आप ध्यान रखिएगा, डेली अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे। हर सुबह उठेंगे और आप उस दिन का टाइम टेबल बनाएंगे। उठने के बाद सबसे पहला काम आप पेपर पेन लेंगे, और या अपने मोबाइल में जहां भी आप लिखना चाहें प्रॉपर लिखिए कि आज मुझे क्या करना है। और वो टाइम टेबल में आप ये मत लिखिएगा कि मुझे 2 घंटे दोपहर में सोना है, मुझे 1 बजे खाना है, ये नहीं। उस टाइम टेबल में लिखिए कि आपको आज पढ़ना क्या क्या है, आज आपको पढ़ाई में क्या करना है। आप लिखिए कि आज मुझे 2 से लेकर 10 तक का पहाड़ा याद करना है। लिखिए कि आज मुझे गणित में ये पढ़ना है। लिखिए कि आज मुझे राजस्थान की संस्कृति कल्चर के ऊपर पढ़ाई करना है। लिखिए कि आज मुझे रीजनिंग के इतने टॉपिक खत्म करने हैं। और जब रात को सोने जाइए, अगर आप उस टास्क में सभी टास्कों को चेक करिए, अगर आपने सारे टास्क फुलफिल कर लिए तभी सोना है। अगर आपने एक भी टास्क मिस कर दिया, तो इसका मतलब आप नहीं सो सकते। आप तब तक नहीं सोएंगे जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हो जाए। आप भारत में यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी क्लियर कर लेंगे अगर इसको फॉलो कर लिया। ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं अरे कोई बात नहीं एक छूट गया कल कर लेंगे, अगर ऐसा दिमाग में आया तो लिख के दे रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत कड़वे वचन है लेकिन सत्य है, क्योंकि कंसिस्टेंट होना बड़ा जरूरी है। आप वही चीज लिखिए जो आप यहां पे कर सकते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप 3 चीजें मत लिखिए, मुझे मैथ्स में 2 चीज पढ़ने हैं, एक ये पढ़ना एक ये पढ़ना, बस नहीं। आप खुद को थोड़ा सा चैलेंज कीजिए, खुद को चैलेंज दीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं बिल्कुल करूंगा। समझ में आई बात? तो एक टाइम टेबल बना लीजिए। आप उसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आज मुझे ये वाली क्लास देखनी है, आज शांतनु सर की रीजनिंग वाली क्लास भी मुझे देखनी है। उस टाइम टेबल को पूरा चेक करना, लास्ट में जैसे कोई टास्क कंप्लीट हो आप उस पर टिक कर लेना, सर हो गया। ये तरीका होता है सिलेक्शन का। इसके बाद यहाँ पे क्या बताया कि टाइम टेबल बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है बेटा। इसके अलावा अटेंड क्लासेस रेगुलरली। अगर आप कोई पेड बैच लेके चल रहे हैं तो उसकी क्लास रेगुलर देखिए। आप कोई अगर यूट्यूब सेशंस देख रहे हैं तो उसकी क्लास भी रेगुलर देखिए। रेगुलरिटी रखिए, मतलब कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं। आप जो आज कर रहे हैं वो भी लगातार करिए तब तक जब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाते। कहते हैं ना कि जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, जब आप लगातार अपनी मेहनत को एक दिशा में करते चलोगे, आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे बेटा। यहां पर एक बात मैंने लिखी है, मॉक टेस्ट। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उसका एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। टेस्ट सीरीज जरूर हल कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर हल कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्र है जो आपके अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लाएगा। और एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज रेगुलर बेसिस पे आप देंगे तब
जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा स्टेप आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या कोई भी सब्जेक्ट जिसका आपको एग्जाम देना है उसका सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लीजिए, फिर मॉक टेस्ट दीजिएगा। बेसिक मतलब आपके मान लीजिए रीजनिंग में 5 टॉपिक आपके एग्जाम में आएंगे, आप उस पांचों टॉपिक को चाहे यूट्यूब से चाहे पेड बैच से जहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट करिए। एक बार आप सारे टॉपिक पढ़ लेंगे तो आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना तो आपको एटलीस्ट वहां पे फायदा मिलेगा, क्योंकि आपको टॉपिक बन रहा होगा। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का सबसे पहले बेसिक खत्म करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए और लगातार लगाइए। आप एक और गलती करते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज हल करते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर हल करते हैं तो आप उसको इस तरीके से हल करते हैं, चलो हल कर देते हैं देखा जाएगा। कुछ लोग तो आधा करके छोड़ देते हैं, चलो खाना खा लेते हैं फिर बाद में देखेंगे। नहीं, अगर आप उसको हल कर रहे हैं तो आप पूरी कंसिस्टेंसी से पूरा पेपर हल करिए। और दूसरी बात, जब आप पेपर हल करते हैं तो अपने दिमाग में ये फील करिए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, और एग्जाम हॉल में अगर मैं बैठा हूं तो ये पेपर मेरे सामने आया है और इसमें मैं मेरा बेस्ट दूंगा। हम लोग, सर मेरे ज़माने में याद आ रहा है मुझे कि जब हम लोग पेपर देते थे, ऑफलाइन ही हमारा पेपर होता था, तो हम जब पेपर बना के मॉक टेस्ट देते थे हम लोग जब, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट में अगर नंबर फेल, हम मतलब किसी कारण से नंबर कम हो जाता था ना, तो हम लोग सीरियसली रो देते थे। रात को खाना गले के नीचे नहीं जाता था कि ये सोच के कि यार हम तो फेल हो गए। हम मॉक टेस्ट ऐसे ही देते थे कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठे, वो प्रेशर फील करते थे। समझ में आई बात? और पूरा 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे के बाद ही उठते थे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फोन वोन सब बंद, और चेक करते थे कि क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। सो एक गलत क्वेश्चन को बार बार हम प्रैक्टिस करते थे, तब जाके सर साल साल में आराम से 9 एग्जाम्स हम लोगों ने क्रैक करे थे। और ये तरीका होता है एग्जाम को क्रैक करने का। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो टेस्ट सीरीज है उसको इस तरीके से बेटा एग्जाम में दो कि आप इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज दो कि आप ये फील करो कि हाँ आप परीक्षा में बैठे हो। परीक्षा में बैठे होगे तो आप वो वाली फीलिंग लोगे, और सब वास्तविक परीक्षा में जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप नॉर्मल एक मॉक टेस्ट दे रहे हो और आप बहुत रिलैक्स होकर एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि वो प्रेशर आपके दिमाग में नहीं रहेगा। सारा खेल तो प्रेशर का ही है बेटा। ठीक है, तो ये बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा, जब भी आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो टेस्ट सीरीज एक बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, सिलेक्शन का बहुत बड़ा कह सकते हैं, कहते हैं कुंजी सबसे बड़ी वही है। मॉक प्रश्नों को या टेस्ट सीरीज को हल करते समय शुरुआत में गति के बजाय सटीकता पे ध्यान दें। आप, कई बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन बनता लेकिन टाइम में नहीं बनता। सर उस चक्कर में हम गलती बहुत ज्यादा कर देते हैं, और माइनस मार्किंग आपको पता होगा कि 0.25 कांस्टेबल के एग्जाम में है 0.25, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर नहीं 1.25 नंबर कटेंगे। तो भाई साहब एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ये सब कुछ प्रैक्टिस यहीं से होगा। और जब आप पहली बार टेस्ट सीरीज सॉल्व करो ना तो आप इस बात पे ध्यान मत दो कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। देखो, आप स्पीड पे ध्यान मत दो। हो सकता है आपकी 150 नंबर का पेपर आप 50 क्वेश्चन ही हल कर पाए पूरे टाइम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आज कर रहे हो 50 हरदम थोड़ी रहेगा, लेकिन ध्यान देना कि जो 50 प्रश्न आप कर रहे हो उसमें से सही कितने, सही होना जरूरी है। आप एक्यूरेसी पे ध्यान दो कि आप जितने प्रश्न करते हो सही हो। आप उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करो जिसमें आपको भरोसा हो। अगर आप 80-20 का रेशियो लेके चलोगे, सर 80% लग रहा है कि सही लेकिन 20% डाउट है तो छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये माइनस मार्किंग के खेल में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है बेटा। और नॉर्मलाइजेशन में एक्यूरेसी के हिसाब से नंबर दिया जाता है कि आप कितने एक्यूरेट थे। अगर मान लो कोई बच्चा है जिसने 70 क्वेश्चन किए और उसके 40 नंबर आ रहे हैं, आपने 42 क्वेश्चन किए और आपके 39 नंबर आ रहे हैं, वो आपसे 1 नंबर ज्यादा है लेकिन सिलेक्शन आपका होगा, आपको प्रायोरिटी दी जाएगी क्योंकि आपने कर्म गलत किए, एक्यूरेसी आपकी ज्यादा अच्छी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कहते हैं कि फॉर्मूला है सफलता का। सफलता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि स्पीड प्लस एक्यूरेसी प्लस कांस्टेंट प्रैक्टिस। आप याद रखना, अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी मतलब हर क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, और कॉन्सिस्टेंट प्रैक्टिस, आप लगातार प्रैक्टिस करिए। जो गलती होगी उस गलतियों पे ध्यान दीजिए कि यार गलती कहां हो गई, इसको मैं फिर से सुधारूंगा, इसमें मैं फिर से काम करूंगा। लग जाओ, फिर आप देखो सिलेक्शन हो ना तो मेरा नाम बदल देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा सीरियसली अगर आपने इस चीज को फॉलो नहीं कर लिया तो। समझ रहे हो? अगर आपने इसको प्रॉपर फॉलो किया या कहीं भी अगर आपने इस चीज को स्किप किया तो आप सिलेक्शन नहीं लोगे, नहीं होगा आपका, ये तय मानो। लेकिन अगर आपने फॉलो कर लिया है तो कोई रोक ले तो अब बताना, सिलेक्शन होगा ही होगा। कंसिस्टेंट रहो,
प्रॉपर प्रैक्टिस करो और स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दो। कई बच्चे कहते हैं सर मुझसे क्लासेस में कि शांतनु सर हमारी ना स्पीड नहीं हो पाती। उसके लिए ही तो टेस्ट सीरीज होती है बेटा, टेस्ट सीरीज लगाओ, स्पीड अपने आप बन जाएगी। क्लासेस देखो हमारी हमारी क्लासेस से आप सीखोगे, जानोगे, और इतनी बढ़िया क्लासेस हम आपको यूट्यूब वगैरह पे देते हैं। आप आओ तो पढ़ो, तो हम तैयार हैं आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या हो सकता है भाई साहब, टॉपिक वाइज वेटेज निकाल लीजिए। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिए या पिछले साल का कट ऑफ देख लीजिए, वहां पे टॉपिक वाइज वर्ड भी मैं गलत करूंगा, सब्जेक्ट वाइज आप लिख लीजिए। यहां पे सब्जेक्ट वाइज आप वेटेज देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज वेटेज आप देख लीजिए कि भाई किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, वो आपको साफ साफ मेंशन किया गया है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये देखिए, जैसे अगर आपका प्रायोरिटी आपको सेट करना है, स्ट्रेटेजी में सबसे बड़ी बात है, जैसे आप सब्जेक्ट वाइज वेटेज देंगे तो आपको पता होगा रीजनिंग, जो तार्किक शक्ति आपकी है, तार्किक क्षमता, सामान्य जो है क्षमता जो है, इसके 60 क्वेश्चन है 60 नंबर के। तो पहली प्रायोरिटी पे ये सब्जेक्ट होना चाहिए रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपको बहुत नंबर देने वाला है। 60 नंबर जो है बेटा, वो आप ये मान के चलिए एक बहुत बड़ी संख्या में आप कह सकते हो कि आपके सिलेक्शन में आपका सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप रीजनिंग पढ़ते ही नहीं हो ठीक से, रीजनिंग को हल्के में ले जाते हो। आओ ना पढ़ दो, मैं डेली सुबह 10:15 आपको रीजनिंग की क्लास देता हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे, मंडे टू फ्राइडे। आप आओ मुझसे पढ़ो, तो पढ़ोगे तभी तो सिलेक्शन होगा। आओ, रीजनिंग गारंटी तो मैं ले रहा हूं कि आप रीजनिंग का कहीं और कुछ किताब भी नहीं उठानी, कोई किताब नहीं खरीदनी, आप आओ ये क्लास अटेंड करो और 60 के 60 नंबर मैं दे रहा हूं आपको। आओ मेरा पेड बैच ज्वाइन करो ना, बहुत सिंपल होते हैं यार, आपका सिलेक्शन मैं ना कर रहा हूं तो क्या है। और रीजनिंग से सिलेक्शन अगर रुकेगा, मैं सीरियसली बता रहा हूं कि मैं आप उसके बाद जो आप बोलेंगे वो मैं करूंगा। रीजनिंग से सिलेक्शन नहीं रुकने दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है सभी सब्जेक्ट में, सबसे पहले आप रीजनिंग को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि रीजनिंग के स्कोर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। प्रायोरिटी नंबर 2 पे आपका राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, कला और राजनीति, इसको रखना होगा बेटा, क्योंकि इसके 45 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रायोरिटी नंबर 2 में इस सब्जेक्ट को रखेंगे। इन सब्जेक्ट के सभी कंटेंट को अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे थ्रू क्लास पढ़िए, चाहे थ्रू नोट्स पढ़िए, चाहे थ्रू बुक पढ़िए, चाहे लाइव लेक्चर पढ़िए, जैसा ठीक लगे आप इसको कवर कीजिए। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी बहुत मदद करेगा प्रीवियस ईयर का पेपर, पिछले साल के 2-3 साल के 4 साल के पेपर आप जरूर सॉल्व कीजिए, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो आप उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जाएंगे। तो ये बहुत हेल्प होती है बेटा, जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं, जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हमको एक अंदाजा लग जाता है कि यार क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और तीसरी प्रायोरिटी में जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजस्थान महिलाओं और बच्चों के लिए जो योजनाओं और नीतियां हैं, इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स पोर्शन है ना, वो इस पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसकी भी वेटेज 45 है। और आप इस पे भी ध्यान रखिएगा, इनके लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए, इनके यूट्यूब क्लासेस अटेंड कीजिए, इनके नोट्स अगर आपने बनाया तो उनको अच्छे से रिविजन कीजिए, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जरूर सॉल्व कीजिए। पिछले साल के पेपर को आप जरूर देखिए, क्योंकि उससे एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और हमारे क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके से हमको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अंदाजा जब एक बार लग जाता है ना, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा चीजें आसान होती हैं। फिर हमको लगेगा कि अच्छा हाँ इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो हमने पढ़ा हुआ था, ये तो हमने प्रॉपर हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। तो जो मैंने आपको टाइम टेबल बनाने की बात कही थी शुरू शुरू में, डे वाइज डे आप टाइम टेबल बनाएंगे, तो आप वहां लिख लीजिए कि आज के टाइम टेबल में मैं अपनी जो प्रायोरिटी तीसरा है, थर्ड प्रायोरिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फोकस करूंगा। इसमें मैं 2 घंटा देने वाला हूं सामाजिक विज्ञान को, 2 घंटा मैं देने वाला हूं आज गणित को, 2 घंटा मैं देने वाला हूं यहाँ पे राजस्थान महिलाओं और बच्चों के लिए जो योजनाएं और नीतियां, उस पर बनाइए टाइम टेबल पढ़ाई का, क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। और याद रखना, जो कांस्टेबल का पेपर एक अनुमानतः लगाया जा रहा है कि अगस्त लास्ट में हो सकता है पेपर इसका, तो अगर मैं इसी पे जाता हूं कि अगस्त लास्ट में अगर पेपर हो जाता है, तो आज है तुम्हारा जून, मई का महीना, जून जुलाई अगस्त, यानी 3 महीने बहुत होते हैं बेटा। 3 महीने अगर जम के पढ़ लो ना, तो कोई एग्जाम नहीं है जो आपका ना निकले। लग की तैयारी कर लो इसमें बस, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। एक अप्रोच जिंदगी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, आप अपने आप को यहां देखते हो, आपको पहुंचना वहां पे है, वो है आपकी नौकरी। और देखिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी आप करने जाएंगे तो यहां पे देखिए बड़ी अच्छी सी बात लिखी गई है, अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ईच टॉपिक। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, रीजनिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, आप उसका बेसिक कंसेप्ट समझिए। आप मान लीजिए राजस्थान की संस्कृति से सेगमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास का थोड़ा सा डिटेल निकाल दीजिए। उसका भूगोल, जोग्राफिकल डेटा जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल निकालिए। मतलब उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए।
जब आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस और उसकी ट्रिक्स ढूंढिए कि क्या कुछ याद करने की ट्रिक हो सकती है। तो स्टेप नंबर 2, आप उसकी ट्रिक निकालिए कि क्या कोई तरीका है क्या मुझे सारी की सारी चीज़ों को याद करने का है। मुझे राजस्थान के अगर वंशज आए हैं उनको याद करना, कोई ट्रिक है क्या उनका। हमें युद्ध वगैरह याद करने हैं, कुछ है क्या ट्रिक, आप निकालिए ट्रिक और याद कर लीजिए। इसके अलावा स्टेप 3 जो आपका है, इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब अपनी स्पीड पे काम करना शुरू कीजिए कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। एक्यूरेसी मतलब आप जितना क्वेश्चन बना रहे हैं उतने क्वेश्चन में आपके नंबर उतने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाएगी। और जब यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो आपको रिजल्ट फाइनल मिल जाएगा आपको। और लास्ट में क्या है कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आप सॉल्व कीजिए। और ध्यान रखिएगा, इतना करने से आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ राजस्थान, ये किसी भी एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात। ये बिल्कुल फिल्टर्ड आपके लिए स्ट्रेटेजी में लेके आया हूँ, ये मैंने भी अपने ज़माने में फॉलो करी थी, जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये बहुत मददगार होती है, बहुत। अप्लाई करेंगे, समझेंगे और आप बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बात कही कि बेसिक्स पे आप अपने ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस को समझिए, उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। जो भी आपका टाइम टेबल है उसके हिसाब से उस टाइम टेबल को प्रॉपर फॉलो कीजिए। और अपने बेसिक कंसेप्ट को या तो आप लिख के नोट्स बना के फॉलो कीजिए, सॉल्व कीजिए, या फिर आप उसको अगर याद करते हैं, समझ लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन की अलग से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं गूगल पे आपको सब मिल जाता है, उठाइए और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, जिससे आपको अपना बेसिक क्लियर करने में बहुत मदद मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, सबसे जरूरी चीज यहां पर है कि आप स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्वॉट एनालिसिस मतलब खुद के बारे में जानिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जो है वो अपने आप के बारे में उससे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मतलब आपके बारे में, आपकी अच्छाइयां, बुराइयां, कमियां, ये सब कुछ आपसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता, ना तो कोई टीचर, ना तो कोई और। आपकी कमी, आपकी अच्छाई आपसे बेस्ट कोई नहीं जा सकता। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए। स्ट्रेंथ आपकी क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका थ्रेट, आपका डर क्या है, किस चीज में आपको डर लगता है, खुद आप समझ जाएंगे। आपका जो स्ट्रेंथ है उस पे और उसको परफेक्शन में रखिए, जो आपकी वीकनेस या आपका थ्रेट, डर है, उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए, काम वैसे भी बन जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज एमसीक्यू अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए। कोई भी टॉपिक उठाइए और उसके जरा आप जो एमसीक्यूज आते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, उनको लगाइए। बहुत हेल्प मिलती है उनसे, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है दोस्तों। और लास्ट में आपका जो है, मैंने बार बार बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं, तो उनको मिस मत करिएगा। टेस्ट सीरीज लगाइएगा। टेस्ट सीरीज में ध्यान रखना, फायदा यही होगा कि जो आपके माइनस मार्किंग का कंसेप्ट होता है वो एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि माइनस मार्किंग की आदत लग जाएगी कि यार इस क्वेश्चन को करूं कि छोड़ूं वाला डाउट नहीं रहेगा। आप उसको तुरंत छोड़ोगे अगर आपको डाउट लग रहा है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे छोड़ दो, बाद में भले इस क्वेश्चन को आप दोबारा एक बार देख लो, लेकिन फिलहाल स्किप करो। ठीक है भाई, तो आई विश आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। देखो सारा खेल जो होता है बेटा ना, वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस होता है। मैंने क्या बोला, एक स्वॉट एनालिसिस। आपसे बेस्ट आपको कोई नहीं जानता, बस आप अपने आप को थोड़ा सा समझो। आप देखो कि आपको क्या ऐसी चीज है जो परेशान कर रही है, बस उस पर काम कर लो। और मैं एक चीज बता दूं फिर से, टाइम टेबल डेली बेसिस पे बनाओ और उसको फॉलो करो। आपको लगता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कुछ और आपको जानना है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी स्ट्रैटेजी, जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने इसको प्रॉपर फॉलो कर लिया, आप भी यहीं होगे, मैं भी यहीं होगा, और इसी तरह कमेंट में आके आप मुझे बोलोगे कि थैंक यू सो मच सर, फाइनली आपकी उस बताई गई रणनीति से हमने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो उस दिन का इंतजार मुझे भी रहेगा। ऑल द बेस्ट, मेहनत करके पढ़िए, जान लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार सिलेक्शन आपको ही लेना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।